Assalamu alaikum dear students. My name is Simon Asim and you are watching my YouTube channel Why English. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीम मून की एक्सरसाइज। इस चैप्टर की ट्रांसलेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 2025 की न्यू इंग्लिश बुक है जो हम उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 पर हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे वर्ड्स मीनिंग नज़र आ रहे हैं, अब इनके हम मीनिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है अबाउट। अबाउट इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अधूरा रह जाना, इनकम्प्लीट रह जाना, किसी मिशन का यानी कंप्लीट हुए बगैर ही एंड हो जाना। बेहिमौत का मतलब होता है बहुत ही ग्रेट पावर का यानी शाहकार, अजीम शाहकार। कोलैबोरेशन हम कहते हैं तावन को। फोर साइट कहते हैं यानी साइट से पहले दूर अंदेशी, आने वाले जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं उनको पहले से अंडरस्टैंड करना। इनसरमाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स जिनको हम कामयाबी से डील कर सकते हैं। मोनूमेंटल पहले बताया हुआ है, चैप्टर में भी था। यादगार। परसवियरेंस दैट इज़ मुस्तकिल मिजाजी, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। प्रिसियन का मतलब होता है किसी चीज़ का 100% एक्यूरेट होना, दुरुस्त होना। सिमुलेशन का मतलब होता है मसनूई तरीके से कोई माहौल पैदा करना, मसनूई तरीके से एक कंडीशन, एक सूरत हाल को पैदा करना। टेस्टमेंट हम कहते हैं एक ऐसा दस्तावेज़, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी इंसान की दौलत और उसकी जायदाद को शो करे उसके मरने के बाद। ठीक है। ट्रेजेक्ट्री हम कहते हैं ऐसे रास्ते को जो कि कर्व्ड पाथ होता है जब आप किसी चीज़ को। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो इनको मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बिन कवर्ड व्हेन वी वर ट्रांसलेटिंग द चैप्टर। तो अभी हम देखते हैं कि ब्रीफली मैं इसको आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वाई डज द आथर चूज़ टू फोकस ऑन द सेम स्ट्रेसेस एट प्ले टेक्स्ट। कि वो जो दर्जन हैं उनके रोल के बारे में क्यों बात करता है, क्योंकि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने स्पेस सूट जो है वो तैयार करने थे जिसकी वजह से आगे वो स्पेस सूट उन एस्ट्रोनॉट ने पहन कर जाने थे जो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर एक छोटा सा गलत टांका उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता था। ये हमने पीछे ट्रांसलेशन में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज मिशन कंट्रोल शेप द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द फ्लाइट कंट्रोलर। कि फ़्लाइट कंट्रोलर के एक्शंस को कैसे मिशन कंट्रोल जो है वो सेटिंग उनकी बताता है। मिशन कंट्रोलर इज़ डिपिक्टेड एज अ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट वे स्प्लिट सेकेंड डिसीजन आर मेड। यानी जो उनका मिशन कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर मुख्तलिफ डिसीजन किए जाते हैं। द इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग होती है, यानी जो भी वो मिशन करते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, उसकी सारी चीज़ों को देखा जाता है और तमाम जो है लोगों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती है ताकि जो है वो हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। वाट इम्पैक्ट डू द वर्ड्स लाइक टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोड। ये जो हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, टेंशन, क्रिटिकल और ओवरलोड, तो इन तीनों का क्या मतलब है। दीज वर्ड्स बिल्ड आ सस्पेंसफुल एंड ड्रामेटिक टोन। यानी ये जो वर्ड जब हम पढ़ते हैं लफ्ज़ों का भी आपके जहन पे असर होता है। जब जिस तरह की लफाजी या इमेजरी यूज़ की जाती है वो हमारे माइंड में एक पिक्चर बिल्ड करती है। तो ये क्या है, कन्वेइंग द स्टेक्स इन्वॉल्व इन द मिशन। द डिक्शन, डिक्शन मीन लैंग्वेज, reinforces the idea that every decision could lead to success or disaster। यानी ये जो लफ्ज़ यूज़ हुए हुए हैं 3, टेंशन, क्रिटिकल का मतलब इम्पोर्टेंट, तनाव, ओवरलोडेड किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना, काम की शिद्दत से मगलूब होना। तो ये हमें बताते हैं मिशन की जो है वो ग्रेविटी के बारे में, सीरियसनेस के बारे में कि छोटी सी गलती जो है इसको कामयाब या नाकाम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ टीम वर्क परसवीरेंस। ये जो वर्ड हमने पहले भी पढ़ा, परसवीरेंस का मतलब होता है कि मुस्तकिल मिजाजी, किसी काम को रिजिलियंस के साथ करना। तो हम ये देखते हैं, हम इसका कम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ अपोलो 11 मिशन देखते हैं। टीम वर्क एंड परसवीरेंस ये 2 चीज़ें थीं, यानी आपस में एक टीम का तावन और मुस्तकिल मिजाजी। इंटरवोवन थ्रू आउट द टेक्स्ट, यानी पूरे लेसन के अंदर हमें इंटरवोवन ये ऐसा लगता है जैसे चीज़ें इसके अंदर बुनी हुई हैं, फिट हुई हुई हैं, यानी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हैं। मुस्तकिल इस पूरे मिशन में सबकी टीम वर्क था, सबकी परसवेरेंस थी जिसने इस मिशन को कामयाब किया। ठीक है जी। और ये इस मिशन में हमें ये भी बताया जाता है कि इसमें मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटर थे जिनकी परसिस्टेंट और कोलैबोरेशन ने इस मिशन को कामयाब किया। हाउ डज़ द आइडिया ऑफ टीम वर्क इवॉल्व फ्राम द इनिशियल फोकस
ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीमस्ट्रेसेस एंड इंजीनियर्स। जी हाँ, हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया। सीमस्ट्रेसेस ने कंट्रीब्यूट किया, इंजीनियर्स ने किया, हमने ये भी पढ़ा कि हैमिल्टन मार्गरेट ने किया। सभी की इकट्ठी काविशें मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाती हैं। हाउ माइट द पोर्ट्रेयल ऑफ अपोलो 11 डॉक्यूमेंट्री डिफर फ्रॉम द नैरेटिव प्रेजेंटेड इन द टीम मून। नैरेटिव कहते हैं स्टोरी या कहानी जो बयान की गई है, और जो एक डॉक्यूमेंट्री है अपोलो 11 की, उससे ये किस तरह मुख्तलिफ है। द डॉक्यूमेंट्री माइट फोकस ऑन मोर विजुअल्स ऑन एस्ट्रोनॉट। डॉक्यूमेंट्री में तो हमें नज़र आता है सिर्फ एस्ट्रोनॉट हैं जो कोशिश कर रहे हैं चाँद पे पहुंचने की, और उनके पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है वो कोशिश की, जिसमें हमने पहले पढ़ा सीमस्ट्रेसेस हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और इस तरह की एवरी वन प्लेड हिज पार्ट टू मेक दिस मिशन सक्सेसफुल। वट वुड बी द इम्पैक्ट इफ़ टीम मून हैड फोकस सोली ऑन द एस्ट्रोनॉट। अगर टीम मून ने, यानी ये पूरी टीम थी मिशन की, अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉट पे फोकस करती रहती और बाकी जो 4 लाख लोग हैं उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देती, तो फिर क्या इसके नैरेटिव में कोई फ़र्क पड़ता। जी हाँ, अगर हम सिर्फ एस्ट्रोनॉट पे फोकस करते और बाकी लोगों को छोड़ देते जो मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो ऐसा महसूस होता दैट द मिशन वाज फोकस्ड ऑन ओनली 3 और 4 पर्सन, के सिर्फ चंद लोगों, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स, के मिशन जो है वो सिर्फ ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल पे फोकस करता, बाकी लोगों की कंट्रीब्यूशन को छोड़ देता, तो ज़ाहिर ये उनके साथ भी ज्यादती होती और हमें भी इसके पीछे छुपी हुई मेहनत नज़र ना आती। इन वट वेज डज द पोर्ट्रेयल ऑफ मार्गरेट हैमिल्टन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था जो इस सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर जैसे वो ओवरलोड हो जाता है तो वो अननेसेसरी एक्शन को डिस्कार्ड करके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको कंटिन्यू करता है। अब देखिए हर स्टोरी, यानी ये हैमिल्टन की स्टोरी कम्प्लीमेंट्स दोज ऑफ द अदर कंट्रीब्यूटर्स, ये उन तमाम कंट्रीब्यूटर्स, उन तमाम हिस्सेदारों की बात करती है बाय शोइंग द टेक्निकल स्किल्स, कि जिनकी तकनीकी सलाहियतों ने और फोरसाइट और दूरअंदेशी ने इस मिशन को जो है वो बड़ी बहादुरी और मेहनत और लगन के साथ कामयाब बनाया। वट इज़ द आथर पर्पज़ ऑफ हाईलाइटिंग लेस नोन कंट्रीब्यूटर्स टू अपोलो 11 सेक्शन 6। जिन्होंने लेस नोन कंट्रीब्यूटर्स यानी अनसीन, पीछे हमने 1-2 वर्ड पढ़े थे, अनसीन, अनसंग, यानी वो लोग, वो हीरो जिनकी खिदमात तो थी लेकिन उनको सराहा नहीं गया, तो उनके बारे में राइटर जो है वो पैराग्राफ 6 में ये मेंशन कर रहा है। तो वो क्या कहता है, द ऑथर एम्स टू करेक्ट द हिस्टोरिकल ओवरसाइट, ठीक है, ऑफ द अंडर रिप्रेजेंटेड वर्कर्स। ओवरसाइट कहते हैं नज़रअंदाज कर देना, कि वैसे भी तारीख में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने काम तो किया मगर बेचारे नज़रअंदाज हुए। बाय फोकसिंग ऑन दीज कंट्रीब्यूटर्स, इन हिस्सेदारों के, इन शराकतदारों के बारे में बात करके, द टेक्स्ट चैलेंज द आइडियल स्पेस मिशन आर नॉट ओनली अबाउट एस्ट्रोनॉट। ये लेसन हमें बताता है कि जो मिशन की कामयाबी है सिर्फ एस्ट्रोनॉट की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी टीम थी जिसमें छोटे से छोटा वर्कर भी इस मिशन की कामयाबी में हिस्सेदार है। तो यानी इस लेसन ने मुकम्मल इंसाफ किया है और हर उस कंट्रीब्यूटर को ट्रिब्यूट दिया है जो इस मिशन का हिस्सा था। What might have happened if the engineers at NASA had failed to solve a key problem of Saturn V rocket? How this would have affected the outcome of the Apollo 11 mission? अच्छा जी, हमने पीछे पढ़ा था सैटर्न वी रॉकेट, अगर वो उसका मसला हल ना होता तो क्या यकीनन मिशन जो है वो रिजल्टेड इन मिशन फेलियर, मिशन फेल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि जो हैमिल्टन मार्गरेट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसने उसको इस काम से बचा लिया। तो यहाँ हमें पता चलता है इट अंडरस्कोर्स हाउ वाइटल, कितना इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स का रोल इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। यानी इंजीनियर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, अदरवाइज़ ये सब काम ना हो पाता। इफ़ यू वर मार्गरेट हैमिल्टन, ये फिर वही क्वेश्चन है कि अगर आप मार्गरेट हैमिल्टन होते तो आप एक सॉफ्टवेयर बनाते अपोलो 11 के लिए, हाउ वुड यू हैव हैंडल द प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस वक्त जो आपके ऊपर प्रेशर होता इस तरह की सूरत हाल में और जो जिम्मेदारी होती, तो आप उसको कैसे हैंडल करते और आपके अंदर क्या लगता है आपको कैसी जिम्मेदारियां हैं। इफ़ आई वर, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड लगा हुआ ना आई वर, वैसे तो आई वाज होता है जब हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि मैं अगर परिंदा होता, मैं अगर ये होता, क्योंकि ये रियल नहीं आप फ़र्ज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आई वर लगाते हैं। अगर मैं मार्गरेट हैमिल्टन होता, आई वुड हैव हैंडल द प्रेशर, तो मैं सारे तनाव को, प्रेशर को कैसे करता, स्टेइंग फोकस्ड, कि मैं ज़्यादा अपनी दिल जमई से काम करता, ऑर्गेनाइज्ड, मुनज़्ज़म होकर, कमिटेड टू द रिगरस टेस्टिंग। तो मैं यानी ये जो जितने भी टेस्ट हो रहे थे या जितनी भी चीज़ें हो रही थी उनको बड़े ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन वे में काम करता, यानी किसी भी काम को
सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें परसिवियरेंस, टीम वर्क, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड कमिटेड टू अवर मिशन। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी मिशन की कामयाबी के लिए हर उस इंसान के अंदर होनी चाहिए जो अपने आप को कामयाब देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज़ द ऑथर यूज स्पेसिफिक एनेक्डोट एंड पर्सनल स्टोरीज। किस तरह के वाक़यात और ज़ाती कहानियाँ वो बताता है इस हिस्टोरिकल इवेंट को रिलेटेबल बनाने के लिए। रिलेटेबल वर्ड हम कहते हैं जब वो कहते हैं ना मुसीबत ज़्यादा ही मुसीबत ज़्यादा का हाल समझता है, यानी आप अपनी कहानी बता के दूसरों को उससे एंगेज करने की, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। द ऑथर यूजेज एनेक्डोट एंड पर्सनल स्टोरीज, वाक़यात और ज़ाती कहानियाँ अपनी बताता है। द कंट्रीब्यूटर्स एंड ब्रिंग इमोशन, वो इस तरह अपनी कहानी के अंदर एक जज्बातियत लेकर आता है, लोगों के इमोशंस को कैच करने की कोशिश करता है। जब भी आप कहानी लिखते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन हु इज़ लिसनिंग और रीडिंग। द स्टोरी हेल्प्स रीडर्स कनेक्ट विद द इंडिविजुअल। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम उनके किरदारों से, उन दर्जनों से, उन इंजीनियर से, एवरी कंट्रीब्यूटर जो भी इस कहानी में है उनसे हम अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो कहानियाँ वो बताते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम इस कहानी के अंदर किरदार अदा करने वाले हर छोटे से छोटे एक्टर को, हर छोटे से छोटे कंट्रीब्यूटर को पहचान सकें। इन वट वेज डज टीम मून चैलेंज द ट्रेडिशनल हेरोइक नैरेटिव। जो हमारा ट्रेडिशनल हेरोइक नैरेटिव होता है उसके बजाय टीम मून जो है वो इसको कैसे चैलेंज करती है या उसके थोड़ा सा अगेंस्ट कैसे जाकर कहानी को प्रेजेंट करती है। टीम मून चैलेंजेस द ट्रेडिशनल नैरेटिव दैट ग्लोरीफाइज ओनली एस्ट्रोनॉट। टीम जो मून है ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट पे फोकस नहीं कर रही है कि सारा काम एस्ट्रोनॉट ने किया, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन गए और वहाँ चांद पे कदम रख दिया। उनके वहाँ जाने से पहले एक लेबॉर्ट्री थी, इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इवन सीम स्ट्रेसेस थी, दर्जनें थी लेबॉर्ट्री को साफ़ करने वाले, लेबॉर्ट्री को मेंटेन करने वाले, यानी यहाँ वर्ड जेनिटर भी यूज़ हुआ है, यानी सफाई करने वाले, उनका भी किरदार था इस मिशन को कामयाब बनाने में। सो एवरी वन पेड हिज रोल टू मेक दिस मिशन सक्सेसफुल। तो जो हमारा एक हिस्टोरिकल वे ऑफ टेलिंग है वो ये है कि हम सिर्फ जो मेन दो हीरो हैं नील आर्मस्ट्रांग उन्हीं पे फोकस करते हैं और कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने जो है वो चांद पर कदम रखा, लेकिन देर वॉज सो मैनी हिडन एफर्ट्स बिहाइंड दैट। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए मैं आपको ये आपके पास डिफरेंट फ्रेजेस हैं। सबसे पहले है एडजेक्टिवल, फिर प्रपोजिशनल और फिर एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो आधी बात बताता है, पूरी बात नहीं बताता। इन सिंपल वे अ सेंटेंस कन्वेज फुल सेंस वाइल अ फ्रेज कन्वेज हाफ सेंस। आपको आधी बात समझ आती है। अब देखें एडजेक्टिव यानी एक ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करेगा और नाउन को बताएगा। ये देखिए यहाँ मैंने इनको अलग से डिफाइन कर दिया है। एडजेक्टिवल फ्रेज डिस्क्राइब्स अ नाउन। जैसे हमारे पास एडजेक्टिव हैं, बुक है, आपकी किताब में एग्जांपल दी हुई है सीम स्ट्रेस की, तो दर्जन की। तो मैं अगर इसको इस तरह बोलूँ बॉय विद शॉर्ट हेयर, तो ये जो विद शॉर्ट हेयर है ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ है क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और फ्रेज़ क्यों है? क्योंकि ये तीन लफ्ज़ों का मजमूआ है। इसी तरह बुक, बुक हमारा नाउन है और इस नाउन के साथ ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ लगा हुआ है फुल ऑफ एडवेंचर। तीन लफ्ज़ों का मजमूआ फ्रेज़ है और एडजेक्टिवल फ्रेज़ है बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग, इट इज़ मॉडिफाइंग बुक। आपके यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है ना यहाँ पर वो ये वाली है, सीम स्ट्रेस विद एक्सपर्ट प्रिसियन। अब हम बता रहे हैं ये जो हमारा वर्ड है विद एक्सपर्ट प्रिसियन ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज़ है क्योंकि ये हमें दर्जनों के बारे में बता रहा है कि उनके अंदर एक दुरुस्तगी मौजूद थी, यानी उनकी माहिराना दुरुस्तगी उनके अंदर पाई जाती थी, यानी वो हर काम बड़े माहिराना अंदाज में दुरुस्त तरीके से करती थी। तो जो लफ्ज़ों का ग्रुप है जो हमें एडजेक्टिव का काम दे, हमें नाउन के बारे में मालूमात दे, जैसे बुक के बारे में, बॉय के बारे में, ये देखें ना यहाँ बॉय है, बुक है, सीमस्ट्रेस है, तो इनके बारे में जो लफ्ज़ हमें बताएंगे वो हमारे बन जाएंगे एडजेक्टिवल फ्रेज़। आई होप कि आपको समझ आ गया। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ की अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशनल आपको पता है इन, ऑन, ऑफ, तो जो हमारी प्रेपोजिशन है अगर वो किसी जुमले में लग जाएंगी तो वो बनेगा प्रेपोजिशनल फ्रेज़। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में हम प्रेपोजिशन के सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ इन द ग्राउंड, तो इन द हमारी इन जो है वो हमारी प्रेपोजिशन है और द ग्राउंड नाउन है। प्रेपोजिशन के सामने हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे द इंजीनियर वर्कड
टायरलेसली थ्रू द नाइट, ये जो वर्ड थ्रू द नाइट है, इसमें थ्रू जो है वो हमारी प्रेपोजिशन है और ये जो वर्ड नाइट है ये हमारा नाउन है। तो प्रेपोजिशन के सामने उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, इस बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है, आप देखेंगे जाके तो आपको मिल जाएगी, जिसका टाइटल भी यही है, प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपको कभी भी एग्ज़ाम्स में ये जो एक एक एग्जांपल दी हुई है ये नहीं आएगी। एग्ज़ाम्स में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, तो वो चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। रट्टा नहीं लगाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नाउ कम्स एडवर्बियल फ्रेज, जो एडवर्ब का काम करते हैं, यानी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने अलग से बनाया हुआ, जैसे रैन है, अराइव है, तो रीच्ड है, ये हमारे वर्ब हैं जिनकी थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब हैं। जब हम इनके साथ कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, कोई इनके साथ जब हम कोई फ्रेज़ लगाएंगे जो वर्ब के बारे में बताएगा तो वो बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। यही आपने, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं आते तो ग्रामर की मुकम्मल वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, देखें और समझें। रैन, ये हमारा है वर्ब, अराइव्ड वर्ब, रीच्ड वर्ब। इसके आगे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये हैं एडवर्बियल फ्रेज। कैसे? भागा विद ग्रेट स्पीड, अराइव्ड मीन पहुंचा, आफ्टर द शो, शो के बाद, रीच ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान वहाँ पहुंचा। तो ये हमें बता रहा है पहुंचा कैसे, इमरजेंसी के दौरान, अराइव्ड कब, आफ्टर द शो, रैन कैसे, विद ग्रेट स्पीड। तो जो हमारा एडवर्ब है ये व्हेन, वेयर, हाउ, इन चीज़ों का आंसर करता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कब हुआ। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि उनके एंड पे जो है वो उनका नाउन होता है, जिसे हमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जैसे थ्रू, प्रेपोजिशन, इन, प्रेपोजिशन है, और अंडर भी प्रेपोजिशन है, उसके आगे जिसका ऑब्जेक्ट है इसके आगे लाजमी कोई ना कोई नाउन होगा। ये नाउन है हमारे ये वाले। तो इसकी डिटेल में देखना है तो आप उस मेरी वीडियो को जाएं और देखें, प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। सो ये है जी हमारी ग्रामर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगी। आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा ये भी बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को तो नहीं लेकिन अपने टीचिंग स्टाइल को ज़्यादा बेहतर बना सकें। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। अब एक हमारे पास ये है कंपाउंड प्रेपोजिशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलरेडी मैं इस चीज़ पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। कंपाउंड का मतलब होता है दो तीन से मिलकर बना हुआ। जैसे प्रेपोजिशन होती है ना, इन है, ऑफ है, ये तो एक एक लफ्ज़ है ना। तो अगर आपकी प्रेपोजिशन दो तीन लफ्ज़ों से मिलकर बनी हुई हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। मसलन कौन सी प्रेपोजिशन है जो दो तीन लफ्ज़ों से बनी होगी, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। ये हमारी प्रेपोजिशन है बट दे आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मौजूद है, जाएं सर्च करें। आई थिंक दो हफ्ते पहले ही मैंने लगाई है, या एक हफ़्ता पहले लगाई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो हमारे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और साथ में सबॉर्डिनेट सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट क्लॉज होते हैं। ये नहीं एक जुमला है उसके अंदर इस तरह तीन पार्ट हैं और उनके दरमियान में कॉमा लगा हुआ है, जो इस तरह थोड़ा हमारा कम्प्लेक्स, नाम से ही पेचीदा सा जुमला होता है, उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। कैसे बनते हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस? क्या होता है कि इनके अंदर ये जो हम तीन बने हैं इनको हम क्लॉज कहते हैं, यानी तीन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, तभी हम उसको क्लॉज कहते हैं। ये आपको पेपर में भी आ सकता है। क्लॉज क्या है? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। और फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ के अंदर आपके पास ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि हाफ सेंस कन्वे करता है। तो हम देखते हैं जी, हमारा डिपेंडेंट कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कैसे? डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अकेला नहीं रह सकता, और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अकेला रह सकता है। अब आप कहेंगे जी क्या बात हुई, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जो मुकम्मल मीनिंग कन्वे कर दे तो वो हो जाता है इंडिपेंडेंट, और जो बेचारा आधी अधूरी बात करे, समझ ही ना आए, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, ये जो आपको जुमला नज़र आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, पूरा जुमला है, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो वो आधी सेंस कन्वे करता है, बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग प्रिसाइजली। अब हमें यहाँ अगर हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को प्रिसाइजली फॉलो किया था, तो आपको लगता है ना कि जुमले के आगे कुछ और होना चाहिए, इसीलिए, या कुछ, बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग प्रिसाइजली, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को बड़े प्रिसाइजली वे में फ़ॉलो किया था। तो ये जुमला अधूरा है,
इसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए जो इसको मुकम्मल करे। और कैसे मुकम्मल होगा? द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन मून बिकॉज दे हैड फॉलोड द ट्रेनिंग प्रिसाइजली। अब ये जुमला हो गया मुकम्मल। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब ये दो जुमले मिलकर, दो जुमले नहीं, ये दो क्लासेस मिलकर कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ तक जो है लैंडेड ऑन द मून तक तो हमारा इंडिपेंडेंट है, और बिकॉज से लेकर आगे यहाँ तक हमारा डिपेंडेंट है। यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। बिकॉज अली वॉज सीरियसली इल, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम कहते हैं ही कैन नॉट कम टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज सीरियसली इल, तो ये पूरा जुमला बन गया ही कैन नॉट कम टू द कॉलेज। ये एक मुकम्मल जुमला है। ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ही वॉज सीरियसली इल, दैट इज़ डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिलकर कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। मेरे चैनल पे आपको इसकी भी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड ईयर की बहुत ही एक्सक्लूसिव कंप्लीट ग्रामर 2025 के अकॉर्डिंग जल्दी अपलोड होगी। तो ये हैं जी हमारे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनके अंदर हमारे दो क्लॉज होते हैं। एक हमारा होता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास एक तो हमारा होता है ये मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज, और इनके दरमियान में यहाँ पर हम लगाते हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, तो मैं दोबारा से वही एग्जांपल देती हूँ। द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, ये हमारा मेन क्लॉज है, या दो नाम है, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। इनके दरमियान में कंजंक्शन होती है, और उसके बाद हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो कि मुकम्मल बात कन्वे नहीं करता। दे बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग प्रिसाइजली। तो ये है हमारी कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस क्या होती हैं? जो दो क्लासेस को जोड़ देती हैं। और हमारे पास मोस्ट कॉमन जो आपकी बुक में भी दी हुई हैं वो कंजंक्शन ये हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस, सो दैट, ऑल्दो, इवन, दो, वेयर एज, इफ़, अनलेस, वाइल, व्हेन, वेयर, आफ्टर, बिफोर, ये सारी हमारी जो हैं ये कॉमन सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इसके अलावा एक आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी होते हैं जिनको हम फैन बॉयज़ के नाम से याद करते हैं। वो भी ये यहाँ साथ में मैं अभी लगा दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। वो भी हमारी कंजंक्शन होती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी।